नमस्कार। आज हम एक बड़े ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग। बिल्कुल। और आज की हमारी ये बातचीत है, ये एक लेख है 8वां वेतन आयोग, संपूर्ण जानकारी और अपेक्षाएं, उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि अभी चल क्या रहा है, कर्मचारियों की मांगें क्या हैं, क्या कुछ बदल सकता है, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, ये लागू कब तक हो सकता है। हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि देखिए, देश में 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। पिछला वाला मतलब 7वां आयोग वो 2016 में लागू हुआ था। तब न्यूनतम वेतन तय हुआ था 18,000 रुपए और एक फिटमेंट फैक्टर होता है वो था 2.57। अब सबकी नजरें हैं 8वें पर। सही कहा। और देखिए, अभी की जो स्थिति है, सच तो ये है कि आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली अभी कोई घोषणा नहीं हुई है 8वें वेतन आयोग के गठन की। पर हाँ, जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2024 में ही इसका गठन हो। अच्छा जी। और लागू करने की मांग है 1 जनवरी 2026 से। लेकिन मैंने ये भी सुना कि वित्त मंत्रालय शायद किसी ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम पर भी सोच रहा है। क्या मतलब है इसका? क्या फिर आयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, ये एक संभावना जरूर है, इस पर विचार चल रहा है। लेकिन जो अभी तक की परंपरा है, मतलब हर 10 साल पर आयोग बनता है, उसे देखें तो 2026 से 8वें आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना कह सकते हैं काफी ज्यादा है, शायद 70-80%। अच्छा, तो इस बार उम्मीदें क्या हैं? पिछली बार 18,000 रुपए था न्यूनतम वेतन। इस बार कर्मचारी क्या मांग रहे हैं? हाँ, तो जो कर्मचारी संगठन है उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए हो या 28,000 तक भी। और इससे भी आप कह सकते हैं बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। फिटमेंट फैक्टर पिछली बार 2.57 था। जी, इस बार मांग है इसे बढ़ाकर 3.68 करने की। 3.68। ये तो मतलब अगर किसी का बेसिक पे मान लीजिए 45,000 रुपए के आसपास है, तो 3.68 से गुणा करें तो ये तो 1,65,000 के ऊपर जाएगा। ये तो बहुत बड़ी छलांग हुई। हाँ बिल्कुल, ये मांग काफी बड़ी है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि देखिए, ये सिर्फ वेतन बढ़ाने की बात नहीं है। ये जो पिछले आयोग के बाद से महंगाई बढ़ी है और जो वास्तविक वेतन है उसकी कीमत में जो कमी आई है उसकी भरपाई भी करनी है, ये तर्क है। और एचआरए मतलब मकान किराया भत्ता, उसकी दरें भी शायद 30%, 20%, 10% करने की बात है शहरों के हिसाब से। जी हाँ, XYZ शहरों के हिसाब से। और एक और बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा विवादास्पद मुद्दा भी है। वो क्या? पुरानी पेंशन योजना यानी OPS। उसे फिर से लागू करने की बहुत जोरदार मांग है। हाँ, OPS। ये तो वो व्यवस्था थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी के आधार पर पेंशन मिलती थी, है ना? जी बिल्कुल। अभी जो NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो तो बाजार पर आधारित है, उसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता। हाँ, ये OPS वाला मामला तो कई राज्यों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कुछ ने तो लागू भी कर दिया है शायद। हाँ बिल्कुल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। अच्छा। और क्या मांगे हैं इसके अलावा? इसके अलावा जैसे महंगाई भत्ता है, DA, उसे हर 3 महीने में अपडेट किया जाए और एक परमानेंट स्थायी वेतन सुधार का कोई सिस्टम बने। ये सब मांगे भी हैं। ये मांगे तो हैं जरूरी। अच्छा, क्या वेतन के स्ट्रक्चर में, पे मैट्रिक्स में या भत्तों में भी कुछ नए बदलाव दिख सकते हैं? हाँ, संभावना है। हो सकता है कि जो पे मैट्रिक्स है, मतलब जो वेतन का पूरा ढांचा है, उसमें कुछ नए लेवल जोड़े जाएं। इससे क्या होगा कि कर्मचारियों के लिए करियर में आगे बढ़ने के रास्ते थोड़े और साफ हो सकते हैं। ओके। और साथ ही जो स्पेशल भत्ते होते हैं, जैसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, रिस्क अलाउंस, टीचिंग अलाउंस, इनमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। और एक बात जो मुझे काफी अलग लगी, हाँ, वो है उच्च पदों पर परफॉर्मेंस बेस्ड पे, मतलब प्रदर्शन के आधार पर वेतन सरकारी नौकरी में। ये तो नई बात लग रही है। हाँ, ये एक विचार सामने आ रहा है, खासकर जो सीनियर पद हैं उनके लिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो पारंपरिक तरीका है वेतन वृद्धि का, उससे थोड़ा हटकर होगा। शायद इसका मकसद यही होगा कि अच्छे प्रदर्शन को सीधे तौर पर रिवॉर्ड किया जाए। दिलचस्प। लेकिन इन सब मांगों और बदलावों का खर्चा कितना आएगा? सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, एक अनुमान है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। 2 लाख
करोड़। जी, ये देश की जीडीपी का लगभग 1.2% होगा। और इसका फायदा मिलेगा किसको? इसका सीधा फायदा मिलेगा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को, रक्षा कर्मियों को और पेंशन भोगियों को। ये प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। जाहिर है। अच्छा, और राज्यों पर क्या असर पड़ेगा इसका? खासकर वो राज्य जिन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है, उन पर तो डबल प्रेशर होगा। बिल्कुल, जैसा हमने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ओपीएस लागू कर चुके हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पर राज्य सरकारें भी केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को फॉलो करती हैं, लेकिन वो लागू करती हैं अपने बजट, अपने वित्तीय संसाधनों को देखकर। तो जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया है, उन पर निश्चित रूप से अतिरिक्त वित्तीय दबाव तो बनेगा ही। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो 2026 तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद तो काफी है, और इससे वेतन, फिटमेंट फैक्टर और खासकर पेंशन, इसको लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत जुड़ी हैं। हाँ, और ये सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है ना? ये सीधे सीधे करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर से जुड़ा है। महंगाई से वो कैसे निपटेंगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा, इन सब बातों से जुड़ा है। और इसका असर जाहिर है पूरी अर्थव्यवस्था पर और राज्य सरकारों की नीतियों पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे अभी बात हुई कि उच्च पदों के लिए प्रदर्शन आधारित वेतन का एक विचार है। अगर मान लीजिए ये जो परंपरागत वेतन वृद्धि है, उसके साथ साथ ये परफॉर्मेंस वाला सिस्टम भी बड़े पैमाने पर अपना लिया जाता है, तो जरा सोचिए, सरकारी नौकरियों का जो अभी का ढांचा है और कर्मचारियों का जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, उस पर इसके लंबे समय में क्या प्रभाव हो सकते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, इस पर भविष्य में और सोचने की और बहस की जरूरत होगी।